रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ चुके हैं और उन नंबर्स की तरफ रुख कर लेते हैं। सो फार जो प्राइमा फेसी फिगर्स आ रही हैं वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज की। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेवेन्यूज 2,30,000 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो 2,67,000 करोड़ का आया है। तो यानी जो इनिशियल फिगर्स आ रही हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ से बढ़कर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हैं वाई बेसिस पे वो 2,40,000 करोड़ के आसपास का रहा है। ये कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज वाई बेसिस पे, हालांकि जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखाते हैं आपको मुनाफे का आंकड़ा। आशंका ये थी कि मुनाफा स्लाइटली कम रह सकता है, घटकर आ सकता है 10% के आसपास, लेकिन जो आंकड़ा आया है मुनाफे के, अगर मुनाफे के नंबर दिखाएंगे तो वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दिया है। जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो 18,540 करोड़ के रहे हैं, 17,265 करोड़ से बढ़कर। तो जो दो नंबर्स आए हैं वो दोनों ही एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। एक बात देखेंगे एबिटा और एबिटा के मार्जिन्स भी। यतिन भी इनफैक्ट हमारे साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। यतिन, जो इनिशियल फिगर्स दिखाई दे रही हैं वो तो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, और अगर हम अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेल्स जो है एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद नेट लेवल पे लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रही हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो रिपोर्टेड नंबर है वो 21,800 करोड़, लेकिन जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर आप देखें और कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो जो एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ कंपनी है वो है लगभग 18,540 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो है अनुमान से थोड़े बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है रिटेल की, जियो की, वो डिजिटल सर्विसेज की, वो सब देखने लायक होगी। लेकिन जो अनुमान था जियो के आरपू का वो लगभग था 200 रुपये से लेकर 205 रुपये तक का। और जहाँ तक कि रिटेल एबिटा का सवाल है, यहाँ आपको लगभग 5 से 10% के बीच का जो है ग्रोथ दिखने वाला था एबिटा साइड पे। तो जो ओवरऑल एबिटा है वो आया है 40,650 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा। जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो पिछले क्वार्टर का था, पिछले साल के सेम क्वार्टर का। वो बढ़ के लगभग 43,789 करोड़ के आसपास आया है। और अगर आप देखें अनुमान जो था लगभग 42,000 करोड़ रुपए के आसपास के एबिटा का था। तो कहीं ना कहीं एबिटा पे एक बड़ा बीट आपको दिखाई दे रहा है। और एबिटा मार्जिन्स जो है वो अब 18.1% से बढ़ के 18.3% के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। तो एबिटा के फ्रंट पे मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो एक हेल्दी ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। अनुमान इतना ही था 18.3% के आसपास, लेकिन एब्सोल्यूट एबिटा जो है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आता हुआ नजर पड़ा। दीपाली। बिल्कुल, और अमरीश बलिगा, पार्थिव शाह और शरद अवस्थी हमारे साथ बने हुए। मैं और यतिन तो हैं ही, लेकिन अमरीश पहले आपसे इनिशियल रिएक्शन लेना चाहेंगे। जो सोफा नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं, पर चाहे वो रेवेन्यू के नंबर्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हो या फिर एबिटा फ्रंट पर ही ग्रोथ के ना हो, कैसे रीड करते हैं आप इनिशियल फिगर्स को? एब्सोल्युटली, जो नंबर्स आए हैं काफी अच्छे आए हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था एबिटा इंक्रीज एक्सपेक्टेड था 5% का। आई थिंक क्लियरली द इंक्रीज इज लाइक मच मोर देन दैट, क्लोजर टू अबाउट 8-9% का इंक्रीज है। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली गुड, इट्स अ गुड बीट। अभी देखना पड़ेगा कि जो सेगमेंटल रेवेन्यूज है वो कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक्सपेक्टेड है कि टेलीकॉम विल बी द ब्राइट स्पॉट इस अर्निंग्स में। और रिटेल पॉसिबली ग्रोथ विल बी लिमिटेड टू अबाउट 5 to 6%। एनर्जी ओवरऑल फ्लैट ही रहेगा। पर देखना पड़ेगा कि ये जो बीट आया है ये कहाँ से आया है, टेलीकॉम से आया है कि एनर्जी से आया है कि रिटेल से आया है। इनफैक्ट सेगमेंटल परफॉर्मेंस पे यतिन आना शुरू हुई है। O2C बिजनेस को अगर हम देखें, यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस, तो रेवेन्यूज जो हैं वो 1.49 लाख करोड़ रहे हैं वर्सेस 1.41 लाख करोड़। यहाँ पर जो एबिटा रहा है वो 14,402 करोड़ के आसपास रहा है। वही O2C बिजनेस के एबिटा मार्जिन देखें तो ये 9.6% पर रहे हैं वर्सेस 10%। तो अगर हम O2C बिजनेस की सबसे पहले बात करें, जो कि मेजर रेवेन्यू जनरेटर है, ये नंबर्स प्रोजेक्शंस के हिसाब से कैसे दिख रहे हैं? देखिए, जो सेगमेंटल रिजल्ट्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड ही है। और अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर सारा डिटेल देखें तो काफ़ी बेटर आपको नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम सेगमेंटल एबिटा देखें, जो कंपनी को जो रिलीज़ में आपको आता हुआ नज़र पड़ा है, वहाँ सेगमेंटल O2C एबिटा जो क्वार्टर का है वो लगभग है 14,400 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 12,400 करोड़ रुपए का था। तो जो सीक्वेंशियल जीआरएम में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था और जो सीक्वेंशियल आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला था लगभग 10% का, उससे बेटर यहाँ O2C बिजनेस का एबिटा आपको आता हुआ नज़र पड़ा है।
ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन स्टेबल रहा है। 5,500 करोड़ रुपए के आसपास ऑयल एंड गैस सेगमेंट का आपको एबिटा नज़र पड़ा है और रिटेल का एबिटा लगभग आया है 6,840 करोड़ रुपए के आसपास, जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर है। और डिजिटल सर्विसेज यानी जियो प्लेटफॉर्म्स का जो एक्सपेक्टेशन था और जियो का जो प्रदर्शन था, डिजिटल सर्विसेज का जो प्रदर्शन एक्सपेक्टेड था, वो हमारा एस्टिमेट था 16,500 करोड़ रुपए का एबिटा, उसके सामने 16,640 करोड़ रुपए का एबिटा जो है आपको आता हुआ नज़र पड़ा है। तो ओवरऑल नंबर आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पार्थिव, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जो रिटेल का एबिटा है, फेस्टिव सीजन था, उसके वजह से थोड़ा एक बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, सिक्वेंशियल नंबर्स देखें, तो एक अच्छा ग्रोथ रिटेल को देखने को मिला है। इसके अलावा जियो और डिजिटल सर्विसेज का भी एबिटा जो था वो 16,500 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था, 16,700 करोड़ के आसपास आया है। तो किस तरीके से आप देखते हैं जियो का परफॉर्मेंस और रिटेल का परफॉर्मेंस? देखिए यतिन जी, जियो के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार जो आरपू का इम्पैक्ट है वो कंसेंसस एस्टिमेट था एनीवेयर बिटवीन 203 टू 207 रुपीज। और हम जानते हैं कि जो आरपू का इम्पैक्ट है वो अभी भी आते आते और एक दो क्वार्टर्स लगेंगे, बिकॉज काफी सब्सक्राइबर्स के अंदर लैग रहती है इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंटल आरपू। प्लस आई थिंक डेटा ये देखना रहेगा कि जो जियो फाइबर है और जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है जो जियो एज अ टेलीकॉम कंपनी सर्विस देती है, उस पे जनरली आरपू ज्यादा रहता है, 500 टू 600 रुपीज पर सब्सक्राइबर रहता है। तो उससे भी आगे जाते हमें लग रहा है कि इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्वार्टर आई थिंक जो जियो है उसके लिए तो वी वर वेरी वेरी अपबीट के काफी स्ट्रांग और रेजिलियंट रहेगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने थोड़े सब्सक्राइबर्स घुमाए थे, लेकिन ये क्वार्टर में आई थिंक काफी सब्सक्राइबर बेस रिकूप हुआ था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेट नेट जियो हैज डन वेरी वेल। रिटेल की बात करें तो रिलायंस हमेशा ये कमेंट्री दी थी पिछले दो क्वार्टर से कि काफी स्टोर जो एक्सपेंशन पास्ट में किए थे उसके स्टोर रैशनलाइजेशन पे उनका फोकस रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में फोकस रहेगा। और जिस तरह का फेस्टिव सीजन था मुझे लग रहा है कि फुटफॉल काफी स्ट्रांग रहे। तो आई थिंक रिटेल हैज पॉजिटिवली सरप्राइज दिस क्वार्टर, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी कि बड़ा ग्रोथ दिखे, बिकॉज कंसेंसस एस्टिमेट 5% ग्रोथ का था। मुझे लग रहा है कि रिटेल में दोनों इन टर्म्स ऑफ द एबिट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक यहाँ पे शानदार बीट है। इनफैक्ट शरद, रिटेल बिजनेस पर आपका आउटलुक भी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? जैसे पार्थिव ने भी कहा कि बहुत ज्यादा यहाँ पर एक डिसेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, स्टेबल नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो प्राइमा फेसी फिगर्स आई हैं स्पेशली रिलायंस रिटेल के रेवेन्यू की, तो वहां पर ग्रोथ दिखाई दी है 83,000 करोड़ से बढ़कर 90,351 करोड़ ये आंकड़ा रहा है। मार्जिन हालांकि रिलायंस रिटेल के स्टेबल रहे हैं, वाईवाई बेसिस पे 7.6%। पिछले साल इसी क्वार्टर में तो सेम नंबर इस बार भी रिपोर्ट हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अर्बन कंजम्पशन को लेकर क्या रहती है, स्टोर एक्सपेंशन को क्या रहती है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सो फार जो नंबर्स दिखाई दिए हैं रिलायंस रिटेल के, आप अग्री करेंगे कि पॉजिटिव साइड पर ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं? जी, सवाल मुझसे? जी शरद जी, आपके लिए सवाल। जी, मैं तो ये मान के चल रहा था कि रिटेल मोस्ट प्रोबेबली सरप्राइज करेगा अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर जगहों पे, बट हाँ, जनरल मार्केट कंसेंसस बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं था पिछले कुछ समय में। जिस टाइप की रूरल लैशिंग हमने देखी है वहां पे इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखी थी। बट जिस तरीके से स्टोर काउंट बढ़ा है, शायद 15% जैसी उनकी जो टोटल एरिया है वो भी बढ़ी है, फुटफॉल्स वगैरह बढ़े हैं, थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइसेस का इफेक्ट है। मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होता है प्राइसेस में और एक लोअर बेस पे हम शिफ्ट होते हैं, मेरे हिसाब से रिटेल की ग्रोथ और बेटर दिखेगी आने वाले समय में। और इस क्वार्टर में भी मेरे हिसाब से रिटेल के नंबर्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। शरद जी, आपसे जानना चाहूँगा, बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी, रिटेल का आईपीओ आए या डीमर्जर आए या उसी तर्ज पे आपको जियो का किस तरीके का आईपीओ का क्लैरिटी मिले, टाइमलाइन वाइज आपका जो ओवरऑल आउटलुक है वो किस तरीके से प्लेस्ड है? कि आपको लगता है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंपनी को शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, मेरे मानने से तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट मेरे हिसाब से रिटेल से पहले जियो आएगा। और जियो में वैल्यू अनलॉकिंग ऑब्वियसली एक एज अ बिजनेस मैच्योर हो चुका है, तो मुझे लगता है जो टेलीकॉम बिजनेस है वो पहला होगा ऑन द ब्लॉक। रिटेल को शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि उसको मैच्योर होने में अभी भी मेरे हिसाब से नॉर्मली 12 से 18 महीने लगते हैं नए स्टोर्स को स्टेबलाइज होने में। और पिछले 4-5 क्वार्टर से हमने लगातार देखा है, लगातार रिलायंस ने जो एरिया है वो ऐड किया है, तो मुझे लगता है वो मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट सर्टेनली जियो एक मैच्योर बिजनेस है और अगले साल भर के अंदर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जियो तो मोस्ट प्रोबेबली नई लिस्टिंग आपको देखने मिलनी चाहिए। ओके
अच्छा अमरीश, आपने O2C बिजनेस के नंबर्स देखे और रिलायंस रिटेल के भी। जियो के नंबर्स जो अब आए हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स 6477 करोड़ रहा है 5208 से बढ़कर। रेवेन्यूज 29,300 करोड़ के रहे हैं, यही एक्सपेक्टेशंस थी हमारी इस आंकड़े की। हालांकि एबिटा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 16,000 करोड़ के आसपास का था, 15,478 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन्स 52.8% रहे हैं, स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है वर्सेस 52.3। और सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो कि 203.30 रहा है वर्सेस 181.70। पिछले क्वार्टर में 195 के आसपास था। हालांकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने भी कहा है, एनालिस्ट कम्युनिटी ने भी कहा है कि जो टैरिफ हाइक्स किए हैं उसको फुली इंटीग्रेट होने में अभी 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे। लेकिन रिलायंस जियो के प्राइम के नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं और सभी सेगमेंट्स को ओवरऑल रेट करें तो कैसी परफॉर्मेंस आप देखते हैं? देखिए, टेलीकॉम का जो परफॉर्मेंस है मोरलेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, स्लाइटली बिलो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस अर्निंग्स में टेलीकॉम विल ड्राइव इट। पर अभी देख रहे हैं कि बाकी जो सेगमेंट्स है वेयर द एक्सपेक्टेशंस वेर लो, वहां पे हम लोगों ने देखा है परफॉर्मेंस, क्योंकि O2C का जो परफॉर्मेंस है इट्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। रिटेल का परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। और टेलीकॉम का जो आरपूस है, आई मीन माय एक्सपेक्टेशन वाज 203, उसके आसपास ही आया है। एंड क्लियरली आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, आई थिंक दैट विल बी क्लोजर टू अबाउट 212 213। एक्चुअली पार्थिव, आपसे भी इसके बारे में जानना चाहूँगा। जो 203 रुपये 30 पैसे का जो आरपू आया है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मुझे लगता है 204-205 रुपये के आसपास ही आरपू का एक्सपेक्टेशन था, उसी तर्ज पे आता हुआ नज़र पड़ा है। हालांकि आप कह रहे थे कि जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है यहाँ आरपू थोड़ा बेटर होता है और आगे जाके वहाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो जियो का आरपू है 203 रुपये के आसपास का, किस तरीके से आप देखेंगे नंबर्स को, जियो प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल सर्विसेज जो सेगमेंट है इसके हिसाब से? यतन अगर अपन देखें तो आई थिंक जो टोटल नए कस्टमर्स स्पेशली इन जियो फाइबर इन्होंने जो ऐड किए, दैट इज टोटल सब्सक्राइबर बेस ऑफ 4.5 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज जितनी जल्दी पैमाने पे अगर ये बढ़ता है तो हम देखेंगे इंक्रीमेंटल आरपू पे इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। और उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी ये बताया कि जो आगे जाते रिमेनिंग इम्पैक्ट है जो टेरिफ हाइक का, वो भी प्ले होना बाकी है। तो आई अग्री विद अमरीश जी कि आगे जाते नेक्स्ट क्वार्टर में वी शुड एक्सपेक्ट नो लेस देन 210 212। और जिस तरह का आई थिंक भारती एयरटेल की भी अभी तक की कमेंट्री रही है, और द रीजन वाई भारती एयरटेल ऑलवेज लीड करता है इन टर्म्स ऑफ आरपू बिकॉज उनके पास ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस वाज अ लेट मूवर इन दैट इज द रीजन। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में आई वोंट बी सरप्राइज कि इंडिया के अंदर जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड आरपू है रिलायंस जियो और फॉर दैट मैटर भारती शुड टच एनीवेयर बिटवीन 225 to 250। तो उस लिहाज से आई थिंक ये बिजनेस का आउटलुक बहुत ही ब्राइट है बिकॉज टेली डेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है सबके लिए। अभी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस ऐड नहीं होंगे तो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड होगी इन द टेलीकॉम बिजनेस विल हैपन विद द इंक्रीमेंटल आरपू, जिसके लिए आई थिंक इंडिया में बहुत जगह है बिकॉज इंडिया स्टिल एट $2.2 इन टर्म्स ऑफ आरपू। और अगर हम एवरेज कंपेयर करें चाइना से या कहीं और कंट्री से, अगर यूएस को मैं बाहर करता हूँ बिकॉज यूएस इज एन एक्सेप्शनल कंट्री, तो एटलीस्ट आरपू दूसरी जगह पे $10 से $12 है। तो उस लिहाज से आई थिंक बहुत अच्छा ग्रोथ आगे जाते आरपू में हो सकता है। तो दैट इज व्हाट विल ड्राइव वैल्यू इन द जियो बिजनेस। अच्छा शरद, एक चीज और अगर हम जी जी यतिन प्लीज। दीपाली, मेरे पास थोड़े डिटेल्स आए हैं रिटेल बिजनेस के भी। लगभग 150 स्टोर्स सिक्वेंशियली ऐड हुए हैं। ईयर ऑन ईयर ऑब्वियसली द नंबर जो है वो बड़ा दिखेगा, लेकिन सिक्वेंशियली भी अगर आप देखें तो 150 स्टोर रिटेल साइड पे आपको खुलते नजर पड़े हैं। 9% का सेल्स ग्रोथ आया है। एक्सपेक्टेशन था 8 से 10% के आसपास का ग्रोथ आएगा, तो क्लियरली ये फेस्टिव सीजन बूस्ट की वजह से आपको ओवरऑल नंबर जो है 9% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। जो पिछले क्वार्टर में आपको थोड़ा बहुत एक वीकिश नोट पे दिखा था रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू, वो ये क्वार्टर में अच्छी तरीके से पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिला के 18% जो परचेजेस हैं कस्टमर्स के वो डिजिटल मीडियम के थ्रू हो रहे हैं, ऐप्स पे हो रहा है, ई कॉमर्स सेगमेंट के थ्रू हो रहा है, जो एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। अमरीश जी, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो 150 स्टोर्स का एडिशन है सिक्वेंशियल बेसिस पे 9% का रेवेन्यू ग्रोथ है रिटेल के लिए, और जो डिजिटल मीडियम के थ्रू जो क्विक कॉमर्स से कंपटीशन मिल रहा है उसके सामने कंपनी ने एक बड़ा प्रोग्रेस किया है डिजिटल साइड पे भी, तो किस तरीके से आप रिलायंस रिटेल का नंबर देखेंगे? तो देखिए, रिलायंस रिटेल का नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो आई थिंक मोस्टली इट इज ड्यू टू दिस 150 रिटेल स्टोर्स जो ऐड हुए हैं। आई थिंक दिस इज मच मोर देन जो एक्सपेक्टेड था। तो बिकॉज ऑफ विच आई थिंक द ओवरऑल रेवेन्यू को बूस्ट मिला है रिटेल का।
I think the next major figure to be looked at is same stores ka growth. I think that's the figure to be looked at. ओके तो डेफिनेटली आगे की परफॉर्मेंस तो और आगे की कमेंट्री तो इम्पोर्टेंट रहेगी ही, लेकिन एक O2C रिफाइनिंग मार्जिन्स पर एक सवाल इनफैक्ट शरद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, जो हायर GRMs की सस्टेनेबिलिटी को लेकर वो इंपॉर्टेंट रहेगी और पोटेंशियल रिकवरी पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में ब्रांड कंपनी के एक्सपेक्ट करे वो इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन कंसीडरिंग कि जिस क्वार्टर के नंबर्स हम रीड कर रहे हैं उस क्वार्टर में एक रेंज में ही कच्चा तेल रहा है, लेकिन अब जो अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं उसके बाद आगे के GRM आउटलुक आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की टेंशन रशिया को लेके चल रही है, काफी बड़ी रिफाइनरी कैपेसिटीज वहां हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली GRM से रिलेटेड आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोई कोलैप्स आप उसमें एक्सपेक्ट मत कीजिए, और टोटल थ्रूपुट के हिसाब से भी शायद जो एक्सपेक्टेड था लगभग उन्हीं नंबर्स के आसपास है इस क्वार्टर भी। तो मुझे लगता है वर्स्ट शायद रिफाइनिंग मार्जिन्स का हमारे पीछे है। ग्रेजुअली अभी भी 3-4 क्वार्टर पहले हम जितनी रिफाइनिंग मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रहे थे वो नंबर्स अभी भी नहीं आ रहे, बट मेरा ये मानना है कि ये नंबर्स लगभग स्टेबल रहने चाहिए। बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड आपको रिफाइनिंग मार्जिन्स में यहाँ से ज्यादा नहीं देखने मिलना चाहिए, रादर थोड़ा बहुत मार्जिनल अपटिक मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक रशिया यूक्रेन की टेंशन्स चल रही हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद रिफाइनिंग का जो रशिया में ऑपरेट करता है वो मार्केट से बाहर है, तो उसका फायदा रिफाइनिंग मार्जिन्स में आपको मिलना चाहिए। क्लियरली शरद जी आपने सही कहा, क्योंकि जो मैं अभी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ उसमें चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी का जो कोट है वो यही कह रहा है कि जो O2C बिजनेस है वो कहीं ना कहीं रेजिलियंस बता रहा है। 25 साल हो गए हैं जामनगर रिफाइनरी को और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आपको इस रिफाइनरी के ऑपरेशन से आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो कोट है वो ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि सिक्वेंशली आपको रिफाइनिंग बिजनेस के मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र पड़े हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा है कि जो O2C बिजनेस ने एक रेजिलियंस और ग्रोथ की बात की है, जबकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वो रिकवर हो रहे हैं, सिक्वेंशियल बेसिस पे तो रिकवर हो ही गए हैं। और अगर हम बात करें जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है एक पिवटल रोल प्ले करेगा आगे जाके ग्रोथ में भी। इसके अलावा जो रिटेल सेगमेंट है उसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि जो कहीं ना कहीं जो राइट प्रोडक्ट मिक्स है, राइट टाइमिंग और राइट चैनल है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई रिटेल सेगमेंट में, और कहीं ना कहीं जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बास्केट को बढ़ा के वहाँ भी कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट आपने देखा है रिटेल कारोबार को होते हुए, जो कमेंट आ रहा है मुकेश अंबानी जी का। और जहाँ तक कि जियो का सवाल है, 5G नेटवर्क्स पे काफ़ी शानदार कंपनी ने एक एक्सपेंशन किया है, केपेक्स किया है, और कहीं ना कहीं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स के मुकाबले जियो का आपको दिख रहा है कि जो यूज़र अपग्रेडिंग हो रहा है 5G नेटवर्क के थ्रू, कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट कस्टमर को हो रहा है एक काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे। और कहीं ना कहीं जो जियो की टीम है वो ये एनहांस्ड ऑफरिंग जो है कस्टमर तक लेके जाने में सक्षम है। और जो ब्रॉडबैंड की भी बात हो रही है यहाँ भी आपको एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल शरद जी थोड़ा रिफाइनिंग मार्जिन पे फिर से एक बार आते हैं। O2C सेगमेंट की बात करें तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो ग्लोबल चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, जैसे एक सीज़ फायर हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, शायद ट्रंप साहब आएंगे तो थोड़ा रशिया यूक्रेन वॉर पे भी एक रिस्पाइट मिलेगा, तो ओवरऑल इस ग्लोबल सिनेरियो में क्या आपको लगता है क्रैक्स और रिफाइनिंग मार्जिन्स बॉटम हो चुके हैं और यहाँ से एक फर्दर इंप्रूवमेंट रिलायंस जैसी कंपनीज को मिलेगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर GRMs काफ़ी टाइम तक लैकलस्टर दिखाई पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे जैसे ये नॉर्मलाइज होता है, डिमांड सिनेरियो नॉर्मलाइज हो जाता है, और जब रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो ऑब्वियसली रिफाइनिंग को भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जहाँ तक रिलायंस की सोर्सिंग की बात है, रिलायंस ने रशिया से ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डील्स वगैरह सब साइन कर रखी है तेल की। बाकी भी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको उसको भी उन्होंने रिन्यू किया है। तो सैंक्शंस का ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है उसमें लॉन्ग टर्म में। बट अगर ये रशिया यूक्रेन टेंशन भी जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो अगर रशिया यूक्रेन टेंशन भी नॉर्मलाइज होती है तो मुझे लगता है काफी हद तक जो ग्लोबल ट्रेड है एक मेजर रॉ मटेरियल का, ऑयल एंड गैस का, तो वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाता है। और वो स्टेबलाइज होने की वजह से मुझे लगता है काफी हद तक आपको GRMs में भी एक कंसिडरेबल स्टेबलाइजेशन दिखाई देगी। बहुत ज्यादा जो वोलेटिलिटी रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में,
बहुत एबरेशन रही है दोनों साइड पे, ऊपर भी नीचे भी। तो वो मुझे लगता है एक नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो किसी भी बिजनेस के लिए जो स्प्रेड्स पे ऑपरेट करता है उसके लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि पूरी पेटकेम चेन में भी जो आपकी क्रैक्स है, जो आपकी डिफरेंसेस हैं, उसमें भी काफी फर्क पड़ता है इस टाइप की वोलेटिलिटी का। तो मुझे लगता है ग्लोबली स्टेबल सिनेरियो पूरे पेटकेम और O2C बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी। अच्छा पार्थिव, आप अभी थोड़ी देर पहले जियो की परफॉर्मेंस पर कमेंट कर रहे थे। एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जब 5G नेटवर्क रोल आउट किया था तब 108 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ रोल आउट किया था, और इस क्वार्टर में जो आंकड़ा है वो 170 मिलियन के आसपास का है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रोथ रही है उसे आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात जो कमेंट आया है वो ये है कि बेटर मिक्स और साथ ही साथ टैरिफ इम्पैक्ट की वजह से भी जियो की परफॉर्मेंस बेटर दिखाई दी है, और अभी भी जो टैरिफ हाइक का फुल्ली इम्पैक्ट है वो अगले फ्यू मंथ्स में आना बाकी है। कंसीडरिंग कि शायद इस सेक्टर में जो ये टैरिफ हाइक वॉर है वो कंटिन्यू हो सकती है, कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए जियो की परफॉर्मेंस? भी मोटा मोटी देखे तो जो 5G सब्सक्राइबर बेस है टच समवेयर अराउंड 17 करोड़। जो टोटल उनकी सब्सक्राइबर बेस है समवेयर अराउंड 45 टू 46 करोड़ में। तो आगे जाते में लग रहा है कि ये रैंप अप होगा, बिकॉज आई थिंक रिलायंस जियो ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी रची है कि फॉर द 5G सर्विस वो लोग ज्यादा इंक्रीमेंटल चार्जेस अभी नहीं ले रहे। दे वांट द सब्सक्राइबर्स टू गेट एक्वेंटेड, गेट यूज टू और उसके बाद आई थिंक आगे जाते मुझे लग रहा है कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जो जो भी कंपनीज, स्पेशली ये तीन जो लार्ज कैरियर्स हैं, वो लोग 5G रोल आउट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रोल आउट कॉस्ट को मोनेटाइज करने के लिए आई थिंक डेफिनेटली देयर विल बी फर्दर इंक्रीज इन दी आरपू। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक आरपू इंक्रीज में आई थिंक कंसेंसस व्यू रहेगा तीनों बड़े टेलीकॉम कैरियर्स में। तो उस लिहाज से आई थिंक काफी ऑपरेटिंग लेवरेज ये बिजनेस में बढ़ सकती है। आई थिंक व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इज कि जो जियो फाइबर का रोल आउट है, आई थिंक दैट इज अ वेरी अग्रेसिव प्लान। अभी वहां पे सिर्फ 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि टीयर 2 और टीयर 3 में जिस तरह के उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे लास्ट एजीएम में टू रोल आउट वेरी रैम्पेंटली, तो ये आई थिंक ओवरऑल इंक्रीमेंटल आरपू में एक एडिशन कर सकता है। तो वी आर वेरी वेरी अपबीट ऑन द जियो बिजनेस, बिकॉज पूरी ऑपरेटिंग लेवरेज की गेम है। काफी कैपेक्स उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ से ज्यादा इंक्रीमेंटल कैपेक्स नहीं रहेगा। और रिसेंटली आई थिंक जो एजीआर रिलेटेड जो आई थिंक इंटरेस्ट का उनको पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव का जो रिलीफ मिला जी। है, दैट शुड ऑल्सो ऐड वैल्यू। अच्छा अमरीश, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में नंबर्स के बाद कल कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब आपके टारगेट्स या लॉन्ग टर्म व्यू क्या है रिलायंस पर? नहीं नहीं, देखिए लास्ट कई दिनों में काफी अच्छा करेक्शन देखा है रिलायंस में, तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट्स के बाद अपसाइड तो क्लियर है। तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म यहाँ से अपसाइड करीब 10 to 15% का तो इजीली आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही रिलायंस पर, और आज स्टॉक डेज हाई पर बंद भी हुआ। बंद होने से ठीक पहले थोड़ा सा स्पर्ट इसमें एक्सटेंडेड आते हुए दिखाई दिया। 1266 पर हुई है क्लोजिंग, लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर दिखाई देते हुए। क्विकली डिस्क्लोजर भी आपको दे दे, CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है।